सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के द हिंदू सेशन के अंदर जो टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू कवर, वन इज़ कैम्टोथैंसिन थैसिन करके है। ये टॉपिक वी कैन इंक्लूड इन अंडर साइंस सेक्शन। अब देखो क्या है कि कुछ न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशन का अगर आप पेज देखेंगे तो कुछ न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई हैं और उसमें मैपिंग हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो आज एडिटोरियल के अंदर जो टॉपिक्स हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं। टेक्स्ट के अंदर भी जैसे हेडनबर्ग और इसका केस दे रखा है, वो हमारे काम का नहीं। आपका इंटरेस्ट है तो आप रीड कर सकते हो। साइंस के अंदर भी एक पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग कवर भी कर रहे हैं, और एक जो है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, इस टाइप से कुछ आर्गूमेंट्स उसमें एनेक्डोट टाइप स्टोरीज़ के माध्यम से किया गया है, तो वो भी इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कई सारे टॉपिक्स आपके लिए जो पिक किए हैं आज, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैपिंग साउथ चाइना, वेस्ट एशिया और इथनिक ग्रुप्स म्यांमार के, ये तीनों टॉपिक्स अगर आप देखोगे विद स्क्रीनशॉट में आपको शो भी करूँगा, इनके बारे में कुछ चीज़ें आपकी आई हुई हैं, तो इसको मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। और एक स्कीम है, इसको इकोनॉमी सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ART साइंस टेक है। फिर आदित्य L1, व्हाट इज़ L1, ये भी न्यूज़ में है। लैंग्वेज पॉइंट जिसे कहते हैं वो साइंस का टॉपिक, और फिर मेंस का क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ें आज के लिए हम डिस्कस करेंगे। आज का देखो ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट्स नॉट ओनली कनेक्ट टू सीज बट ऑल्सो कनेक्ट वेरियस वेरियस इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन, इसको ज़रूर से लिखना है, तो इसको आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। एंड लिखने का प्रयास करें। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल भी है आपके लिए, तो उसमें आप लोग लिखें। कोई क्वेरी इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करें, सिर्फ मैसेज करना है। उसके बाद आप इस वेबसाइट को विजिट करें, या सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड किया है तो आज से एग्रीकल्चर ऑप्शनल शुरू हो रहा है। तो आज लास्ट डे है ऑफर का भी, 20% जो इसमें ऑफ है, तो दैट विल लाइक यू विल हैव द लास्ट डे टू ज्वाइन। बाकी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका, UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स की, जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, और उसमें 12वां टेस्ट इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। एग्रीकल्चर ऑप्शन आज से 9 बजे रात को क्लास शुरू हो रही थी, उसको मिस नहीं करना है। तो ज्वाइन आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, सोच रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अगर आप देखें तो साइंस वाला जो पेज है वहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। ये पहला एक टॉपिक है, एक और है लेकिन उसमें एनेक्डोटल मतलब एक स्टोरी लाइन पे बता रखा है कि कहीं प्रोटेस्ट होता है तो जैसे एम्बुलेंस पास नहीं हो पाती है, हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, इस टाइप की चीज़ें उसमें दे रखी हैं। बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। यहाँ पे एक ये टॉपिक निकल कर आता है साइंस का। इस साइंस के अंदर अगर देखा जाए तो रिसर्चर्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट के ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड मंडी, इन्होंने क्या किया है, दे हैव मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर कैम्टोथैंसिन। तो एक दवा बनाई है जिसका नाम है कैम्टोथैसिन करके। इस दवा को इन्होंने बनाया है, और कैसे, प्लांट सेल का इस्तेमाल करके। तो ये जो दवा है एलोपैथिक दवा है, और ये जो प्लांट है, इस प्लांट से इस दवा को बनाया गया। अब अगर देखो, अगर आप ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म या बहुत ज़्यादा जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन प्लांट्स के अंदर, काफ़ी सारे प्लांट्स आपको देखने को मिले। कई ऐसे देखेंगे, कई मंदिर बना हुआ है, जंगल के अंदर मंदिर बना हुआ है, और उसमें कोई जो है संत जो है वो रहते हैं, उन्होंने बहुत अधिक वहाँ के आसपास की जितनी भी ये प्लांट्स होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू का बहुत नॉलेज होता है। और गांव देहात इलाकों में भी देखोगे तो चोट लग जाए तो उन्हें पता रहता है ये प्लांट है, इसका रस को ऊपर ऐसे लगा ले तो इससे फ़ायदा होता है। मतलब जो भी प्लांट है उनका थेरोपेटिक या मेडिकल इंपॉर्टेंस पता होती है। तो ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करना जरूरी है। जैसे हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे जो लोग हैं जंगल में, मान लो बहुत सारे पहले के समय जब रहते थे, तो उनको बहुत नॉलेज था, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज था कि कौन से प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब ये भी इसी का प्रूफ है कि जैसे ये प्लांट का नाम है दैट इज़ नाथापोडाइट्स निमोनियाना करके है, और ये एंडेंजर्ड प्लांट है। तो इस प्लांट का इस्तेमाल करके इस दवा को बनाया जा रहा है। तो ये प्लांट खुद एंडेंजर्ड है, तो पहले तो इसके मतलब आप इसके नंबर को इंक्रीज़ करना ज़रूरी बन जाता। सो दिस कैप्टोथैसिन एक मॉलिक्यूल है जो कि इट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम नेचर, एंड फिर इसे दवा के रूप में बनाया जाता है। जैसे एलोपैथिक दवा में जनरली होता क्या है कि जितनी भी ये दवाएं हैं ये दे कंटेन सर्टेन सॉल्ट, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे सॉल्ट या मॉलिक्यूल्स आप प्लांट से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे इस केस में भी देखने को आपको
मिल रहा है। ये जो प्लांट है कैप्टोथैसिन की अगर बात करें, ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर काफ़ी प्रोड्यूस होता है। फिर दे आर ऑल्सो फाउंड ओनली इन चाइना इंडिया रीजन में भी पाई जाती है। एंड दिस चाइनीज जो वैरायटी इस प्लांट की यूज टू एक्सट्रैक्ट सेल्स इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चाइनीज़ जो वैरायटी इस प्लांट की, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ जो प्रेजेंट हैं, तो चाइनीज़ जो वैरायटी है उस वैरायटी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि ये कुछ प्लांट्स हैं, ये एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कंसीडर जो है ये आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेडली स्ट्राइक हिट गाजा, टेंशन राइज इन वेस्ट एशिया। ये देखो ये चीज़ें चल रही हैं और इस पर देखना बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। जो मैपिंग के प्रश्न आते हैं वो इस रीजन से जरूर से आएंगे। कहीं ना कहीं जो रीजन्स न्यूज़ में है, पिछली बार भी एक वीडियो मैंने एग्जाम से पहले बनाया था जिसमें लगभग 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली 27-28 मिनट्स का वीडियो था और 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली उससे पूछे गए थे, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो मैपिंग में इसलिए फोकस भी करता रहता हूँ क्योंकि देखो 4-5 क्वेश्चंस अगर आ जाए और आपके वो 4-5 सही हो जाएं, जहाँ पे आपके को लगभग 45-46 क्वेश्चन में आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो जानकारी है वो इन जगहों की जो जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से मैं आपके लिए कवर भी कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये साउथ चाइना सी रीजन है, यह हमेशा से न्यूज़ में बना रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन जाती है जिसे हम 9 डैश लाइन भी बोलते हैं, ऐसे करके ये इमेजिनरी लाइन है जिसके माध्यम से चाइना का मानना है कि ये साउथ चाइना सी रीजन उनको बिलोंग आपका करता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले तो कंट्रीज़ आपको याद रख लेनी, बाकी जैसे कुछ एरियाज़, जैसे ये आइलैंड्स आपको याद होने चाहिए। स्पार्टले आइलैंड है, यहाँ पे एक पलावन करके जगह है ये जो है मिंडोरो है, ये फिलीपींस का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लुजॉन आपको याद रखना चाहिए। फिर ये बाबूयान आइलैंड आपको याद रखना चाहिए। प्रतास आइलैंड आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ पारासेल आइलैंड के बारे में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इधर ठीक है, समुद्र आपको जैसे ये सुलू सी है, सेलिबस सी है, इनके बारे में यू नीड टू नो। ये जगहें पूरी की, जैसे ये लुजॉन स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ टोंकिन है, और उसके बाद ये ताइवान तो चलो पता ही होगा। तो ये सब रीजन्स के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। अपने एटलस के अंदर इन सबको ध्यान से रखो। बाकी जब PDF भी मैं शेयर करूँगा तो उससे भी आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो, अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हो, तो पारासाल आइलैंड है। फिर यहाँ पे जैसे ये कंट्रीज़ के बारे में, जैसे ये चाइना है, ये म्यांमार है, ये लायोस देखोगे लैंडलॉक्ड है, थाईलैंड है, इधर वियतनाम है, कंबोडिया है, फिर ये फिलीपींस है, पैसिफिक ओशन है, ये इंडोनेशिया है। तो ये सब पूरा का पूरा ये इलाका न्यूज़ में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इस सारे के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर जैसे ये देखा जाए तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कारबोरो शोल करके भी लोकेटेड है। फिर यहाँ पे ताइवान के बारे में हम जानते ही हैं, फिलीपींस के बारे में, ब्रुनाई के बारे में ही है। ये है एक व्हाइटसन रीफ लोकेटेड है, व्हाइटसन रीफ भी आपको याद रखना। तो देखो यहाँ पे स्कारबोरो शोल या व्हाइटसन रीफ के बारे में यू नीड टू नो, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर कुछ ऐसे ये जो स्ट्रेट है इनके बारे में भी वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है, मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट। सो अगर मलक्का स्ट्रेट है तो सुंडा स्ट्रेट का यूज़ हो जाता है। लोम्बोक स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट क्लोज है तो फिर लोम्बोक स्ट्रेट का इस्तेमाल हो जाता है, और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन रीजन और इस रास्ते से फिर साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन तक आप रीच कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो ये जो मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आज फ्रेम किया है, तो इसी नॉलेज को यूज़ करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये भी आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेज के अंदर ये आपका पब्लिश हुआ है लेबनान के कंटेक्स्ट में। अब ये रीज़न भी काफ़ी अधिक न्यूज़ में है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जब देखा जाए तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, जहाँ पे जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो ये एक तो ये रीज़न आपको याद रखना, जैसे आपका ये ब्लैक सी है, इधर यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गारिया है, कौन कौन से देश जो है ब्लैक सी को सराउंड करते हैं, ये टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है। तो ये याद रखना। ब्लैक सी के ऊपर ये जो रीजन है, यहाँ पे सी ऑफ अजो है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, एजियन सी है, ब्लैक सी है, तो सी ऑफ मरमरा के इनको कनेक्ट करता है। तो ये सब याद रखना है, मैपिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अब यहाँ पे ये एक देश है मोल्डोवा। अब आपसे पूछे क्या, ये सिंपल सा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स ब्लैक सी, और उसमें सारा नाम दिया हो और मोल्डोवा आपको पता है कि ये बॉर्डर नहीं करता है, तो याद रखना। ये सर्बिया दे दिया या मैसिडोनिया दे दिया, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, रोमानिया, इसका आप कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, लाइक BRUB
RGT ऐसा कुछ करके ही आप अपने हिसाब से इन शब्द को अरेंज करके कोई शॉर्टकट बना लो कि यहाँ पे अच्छा ब्लैक सी है, ब्लैक सी को कौन कौन से देश उसके चारों तरफ सराउंड करते हैं। ये प्रश्न ऐसे मैपिंग के बन जाते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं। दूसरा देखो, ये जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, इसी के नीचे अगर आप जाओगे तो ये आपको याद, जैसे अभी ओमान न्यूज़ में यमन है, हाउतीज़ रिबेल है। इधर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, इसके नीचे समुद्र जो लोकेटेड है वो पर्शियन गल्फ लोकेटेड है। बट फिलहाल ये कंट्रीज याद रखना है, जैसे अजरबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, ये टर्की है, ये साइप्रस, ये लेबनन है। लेबनन देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी रीजन में ओपन होता है। साइप्रस पूरा मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर है। फिर पैलेस्तीन है, यही इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है। सीरिया के अंदर यहाँ पे ये लोकेटेड है, जिसे हम गोलान हाइट भी बोलते हैं, ये भी न्यूज़ में है। तो ये सब जगहें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे इवन अगर आप न्यूज़ रीड भी करते हो तो न्यूज़ भी हमें देखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा टॉपिक इससे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। अब जरूरी नहीं, अब जैसे मान लो ईरान के अंदर एक अटैक हुआ, अब वो एक न्यूज़ है, वो हेडलाइंस आप भी देख सकते हो, उसमें कोई ऐसा एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। अगर हाँ उससे कोई जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट होता है तो पेपर के अंदर आएगा, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि अच्छा ये इशू है, इसमें मैपिंग का प्रश्न आ सकता है, इसमें साइंस का प्रश्न आ सकता है, इसमें इकोनॉमी का प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न आ सकता है। और ये तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे जब हमें थोड़ा सा बेसिक लेवल पे अपने सिलेबस के बारे में अवेयरनेस है। आपको पता है कि अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये सारे एरियाज़ आपको पता होने चाहिए, कौन देश किसको बॉर्डर करता है, समुद्र के किनारे कौन सा देश जो है वो लोकेटेड है, ये सारी जानकारी जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर जैसे ये ईरान है, ये भी न्यूज़ में, ये सऊदी अरेबिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ लोकेटेड है। यहीं पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी लोकेटेड है, पाकिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये थोड़ा सा आपको ये रीज़न भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ये रीज़न मैंने आपको दिखाई दिया। फिर उसके बाद ये कैस्पियन सी के कौन सराउंड करता है, इधर आपका अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ये रीज़न आपको याद आना चाहिए। ब्लैक सी के बारे में हमने बता दिया। तो ये जो वाटर बॉडीज़ के अराउंड जो एरियाज़ हैं पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार भी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना, बिकॉज पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चंस इस एरिया में थे 2023 के पेपर की अगर बात करें। 2018 के बाद से ये सारे एरियाज़ में प्रश्न आपके लिए फ्रेम आपके होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, लेबनन की अगर हम बात करते हैं, लेबनन की बात करें तो यहाँ पे देखो माउंट लेबनन है, एंटी लेबनन, साउथ लेबनन, ये तो है ही। इसके अलावा एक रिवर भी बहुत फेमस है यहाँ पे, वो भी हमें जानना है। जैसे कुछ जगहें याद रखना, जैसे बेल करके है, या ये लेबनन क्योंकि न्यूज़ में है, बेरित जो तो इसका कैपिटल ही है। लेकिन कुछ एक फेमस रिवर है लितानी रिवर, ये न्यूज़ में है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर नहार इब्राहिम रिवर, ये ध्यान में रखना है। फिर एक रिवर है ओरोंतेस रिवर, ये याद रखना है। लितानी रिवर है, लेक काराउन करके लोकेटेड है। हसबानी रिवर लोकेटेड है, न्यूज़ में है। इधर गोलान हाइट लोकेटेड है, और यूएनडीओएफ जोन लोकेटेड है, जो कि इधर सीरिया है, उसके ऊपर साइड यहाँ बीच में लोकेटेड है। जैसे सीरिया है, इसके बीच में आपका यूएनडीओएफ जोन जो है वो आपका लोकेटेड है। यहाँ जॉर्डन रिवर इधर आपका लोकेटेड है। अब देखो ये कंटेंट है। अब मैंने आपके लिए क्या क्या कहा कि हमें देखना है कि कोई इशू में, जैसे अगर आप मुझे समय दे रहे हो 30, 35, 40 मिनट जो भी समय दे रहे हो, तो जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस कंटेंट को वो यूपीएससी रेलेवेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको ऐसा कि बोले कि ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उनके घर के आगे पुलिस खड़ी है और उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये मेरा काम नहीं है आपको बताना। मतलब ये कोई इसमें एग्जाम थोड़ी ना में कोई पूछने वाला है। तो ये हमें देखना है कि कहाँ पे प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न जो है वो फ्रेम हो सकता है, और किस टॉपिक को हम कंसीडर कर सकते हैं कि है कि हाँ ये चीज़ जो है पूछी जा सकती है। जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ से क्या टॉपिक बन सकता है, तो मैपिंग का टॉपिक बन सकता है। ये मैंने आपको रिवर्स का बता दिया। अच्छा ये रिवर्स यहाँ बन सकती हैं, ये कंट्रीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इससे आपका जो नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा तो वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है होगा। और ज़्यादातर प्रश्न मैंने क्या बताया कि आपको ज़्यादातर जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं वो इन्हीं सेशन से आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपके से आते हैं। तो अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की होगी तो ज़रूर से आप अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हो, ये जैसे ये टर्की है, साइप्रस है, लेबनान है, वेस्ट बैंक है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। ये आपको मैपिंग यहीं पे रट जाए, याद हो जाए, अपना एटलस भी सामने रखो और ये सारी जगहें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं,
बीजिंग कंडेम्स आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑन म्यांमार बॉर्डर। अब इस पर भी मैंने चर्चा कर रखी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में भी हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन भी कर रखा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी बहुत, उसके डेवलपमेंट की बात करें, इधर आपका म्यांमार, ये जो रीजन है म्यांमार है, और अगर यहाँ पे इस पूरे के पूरे इलाके में सपोज करो ये जो है यहाँ पे अगर वायलेंस की स्थिति होगी तो इससे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे माइग्रेट करके जाएंगे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस आपका, या सोशल चैलेंजेस, या क्राइम जो है, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। ये है बहुत सारे चैलेंज। अभी देखो कन्फ्लिक्ट मणिपुर एक बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। प्लस ये जो हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, एक कनेक्टिविटी भी हम करना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट हम करें और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हम जुड़े, तो वो भी डिले होता जाएगा। तो ये सब है। और यहाँ पे ये आपको याद रखना कि जैसे ये अभी पिछले साल भी आप देखो कचिन से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग एक प्रश्न भी पूछा था, तो हर इलाके में बमार, शान, करीन, ये सब क्या है, एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो नाम बस याद रख लेना, बस मैप से आप मिला लेना। जैसे रखाइने, ये रखाइने हैं, रोहिंग्यास, आप रखाइने स्टेट ये है, यहीं पे आपके रोहिंग्यास हैं। इधर अगर आप देखो तो ये डार्क थोड़ा सा ग्रीन में कैरेन है, फिर शान रीजन ये जैसे शान है, फिर कचिन की बात करती है, कचिन ऊपरी साइड है। इसी तरीके से चिन है, वो इधर चिन आपका चिन वाला आ जाता है। तो ये आपको याद रखो, कोगांग, चाइनीज वा, मोन, करेनी, अब ये शब्द याद रखने हैं। अब देखो ये एक टॉपिक निकल कर ज्योग्राफी का बन जाता है। जो भी टीचर्स आपके होंगे ज्योग्राफी जहाँ से भी आप पढ़ते होंगे, अगर वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपडेट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ स्पीसीज बता दी या 2-4 रिवर्स के नाम बता दिए, बट यहाँ पे अपडेट का मतलब ये जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ से कैसे ज्योग्राफी के प्रश्न निकल कर आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। और ये एथनिक ग्रुप इसलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये आपका रखाइने है, ये आपका जैसे चिन है, इधर आप देखोगे तो ये कचिन है, यहाँ पे ये शान है, फिर उसके बाद ये जो है कयाहा है, फिर ये जो डार्क ब्लू में है ये आपका करेन है, ये पिंक में मोन है। तो ये सब याद रखना। और ये पूरा का पूरा जो म्यांमार का इलाका है, इधर आपका बांग्लादेश, इधर भारत, इधर चाइना, इधर लाओस, इधर थाईलैंड, ये इसको सराउंड करते हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ हैं, इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं म्यांमार के अंदर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, पीडीएफ में आपसे शेयर करूँगा, तो उससे आप लोग अपना देख लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला मैपिंग का। तो यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे, जैसे कहा ना कि जैसे हमारे एडिटोरियल में इतना काम का नहीं है, अब उसको पढ़ के भी आप क्या कर लोगे। मान लो ज़बरदस्ती का नॉलेज हमें नहीं इंक्रीज़ करना है। कुछ ऐसी होती है कि आप ऐसी चीज़ें जो बेसिक लेवल पे आप जब पढ़ते जाओगे तो आपका नॉलेज इतना इन्हांस हो जाएगा कि उन चीज़ पर आर्गूमेंट आप लेकर चले जाओगे। तो कोई इशू है नहीं जो हमारे काम का है, इन द सेंस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। ऐसे ज़बरदस्ती हम लिंक करेंगे तो फिर तो कुछ भी लिंक कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ये एक इमेज आई है, अब इस इमेज में अगर आप देखो, यहाँ पे भी एक मैपिंग का प्रश्न बनेगा ज्योग्राफी का, दैट इज़ पोचियोन करके जगह बहुत न्यूज़ में है। क्यों ये न्यूज़ में है? बिकॉज यहाँ पे अभी साउथ कोरिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज हो रही है और बहुत टेंशन है इसमें। आप नॉर्थ कोरिया अलग नाराज़ हो रहा है, चाइना अलग नाराज़ है, रशिया अलग नाराज़ है, इसलिए न्यूज़ में है, इसलिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक जगह है और कहाँ लोकेटेड है, ये साउथ कोरिया का इलाका है। जैसे इधर जापान सी, इधर येलो सी, ये तो ओशनिक करंट है, ये जापान है, ये बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब इसी में अगर आप देखोगे ये साउथ कोरिया का मैप है और यहाँ ये पोचियन करके नदर्न पार्ट में लोकेटेड है जहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है तो इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। तो पोचियन करके जगह है जो न्यूज़ में, उसके बारे में हमको पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर कीन्स टू एक्सपैंड ECGC कवर टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। ये टॉपिक आपका, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इकोनॉमी सेक्शन के अंदर। ये स्कीम के बारे में एक प्रश्न ये लोग बना देते हैं। सेशन देख रहे हैं तो लाइव अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक बटन जरूर से जो है प्रेस करें। और आप में से कितने लोग 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और अटेंडेंस अपनी ज़रूर दें कि आप सेशन कब अटेंड करते हैं। चलो यहाँ पे ECGC लिमिटेड की बात करें तो इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। 1957 में इसका सेटअप किया गया था, इसको सेट किया गया था। इसका एम क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। कहाँ? फ्रॉम द कंट्री। और कैसे? बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस फॉर द, जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करने में जो भी खर्चा आ रहा है कुछ है तो आसानी से पैसा प्रोवाइड हो जाए, क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड हो जाए, प्लस सर्टेन इंश्योरेंस की मान लो ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जो इंश्योरेंस है
वो प्रोवाइड करना। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए गए हैं कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो रिस्क एसोसिएटेड है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाएंगे कि अगर आपका ये लॉस होता है तो इससे मतलब ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसके माध्यम से वो आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और भारत का एक्सपोर्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सके उस पर फोकस किया जाता है। ये इट ऑल्सो एडमिनिस्टर नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, इसको रन करने का काम ईसीजीसी का ही है। अब इसमें अगर आप देखें कई प्रकार के इंश्योरेंस कवर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड आपके किए जाते हैं। फिर ये एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पैकेज डिफरेंट लेवल पे देखा वो है आपका प्रोवाइड करना डिफरेंट है ना, मतलब इन द सेंस कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो सारी लाइंस नहीं लिखनी, बस ये दो दो पॉइंट्स याद कर लेना है, इसके बारे में पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है। अब इसमें ये चीज़ याद रखना कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आपकी ये जो ईसीजीसी लिमिटेड की बात करें वो है। और इसके चेयरपर्सन क्या है, टॉप मोस्ट ऑफिशियल है डेजिग्नेटेड एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट अंडर इंडियन ट्रेड सर्विस कैडर। जैसे आप सिविल सर्विस में आईटीएस भी भरे होंगे, कई लोग भरते भी हैं, तो उसमें जो प्रमोटर किसका हेड जो है वो आपके बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री सीक्स डेटा ऑन अ सिंगल वुमन टेकिंग एआरटी रूट। तो वी नीड टू नो अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बन जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जैसे इनफर्टाइल कपल का मतलब जैसे मान लो जनरली जो जायकॉट से एम्ब्रियो बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिव हो, हुआ है वो वुमेन का वो एक्टिव हो, बट कई लेवल पे इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे खान पान, टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे इनफर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है। और आप देखो कि बहुत सारे ऐसे जो ये IVF करके जो क्लिनिक्स हैं उनके नंबर भी कितना तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इनफर्टिलिटी। अब इनको रेगुलेट करना भी बहुत मैटर कर जाता है। सो ये जनरली जैसे मान लो कोई भी जो कपल है और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है तो उसमें जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसको उसका साथ लिया जाता है, और उसमें एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है और एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये दो चीज़ें जो है रहती है, तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि दोनों क्या है। तो यहाँ पे देखोगे असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यूटराइन इंसेमिनेशन है, इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसमें जैसे मान लो कोई स्पर्म लिया और ओवा लिया, मेल और फीमेल का, और उसको एक मतलब लैब के अंदर उन दोनों को फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बना और फिर उसको वुमेन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऐसे ही यूट्राइन या फैलोपियन ट्यूब जो वुमेन के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अगर ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देखोगे तो ये यूट्राइन पार्ट आ जाता है, या फिर जो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है वो ये यहाँ पे किया जाता है। तो इसके ये एक डिफरेंट तरीके हैं विच आर लिंक्ड विथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजर में क्या स्पर्म्स लिए फ्रॉम फादर, उसकी क्वालिटी देखी, फिर उसके बाद स्पर्म्स और oocyte जो मदर का है तो उसको मिक्स किया, पेट्री डिश में एम्ब्रियो बना और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया यूट्रस के अंदर। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के यूट्रस में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देना, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शब्द बोलते हैं हम। इसके रेगुलेशन के लिए काफ़ी प्रयास भी किया गया है, जैसे एक बिल भी 2021 के अंदर था जिसमें नेशनल बोर्ड का गठन किया गया था, स्टेट बोर्ड नेशनल रजिस्ट्री का गठन किया गया था, जो कि इस टेक्नोलॉजी या ART क्लिनिक्स को एक प्रकार से सुपरवाइज करने का काम था। इट इस्टाब्लिश ART बैंक्स टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस, इट प्रपोजेड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, जो कि हु अटेम्प्ट टू कंट्रोल द, मतलब अगर कोई जो भी बच्चा उसके सेक्स को कंट्रोल करे या एम्ब्रियोस को सेल करे, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो काफ़ी इसमें सज़ा का भी प्रावधान इसमें रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ ART के बारे में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक का है, आदित्य L1 का। यहाँ पे इसरो टू परफॉर्म क्रूशियल मैन्योवर टुमारो टू बाइंड आदित्य L1 इंटू L1 ऑर्बिट। अब ये थोड़ा सा हमें जानना है। जैसे देखो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे आदित्य L1 जो हम ऑलरेडी लाइक वी हैव लॉन्च्ड, तो अब हम उसको क्या है L1 की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी जो सैटेलाइट्स है वो आपका लॉन्च की जाती हैं तो वो सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो आपका ये है तो ये एक सर्टेन कोई ऑर्बिट में मूव करेंगी।
ठीक है, कोई कई प्रकार के ऑर्बिट से उसमें कोई भी सैटेलाइट मान लो मूव करती है, अब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमें पहुंचाना है, तो वो हमें कुछ चेंजेस जैसे कंट्रोल सेंटर के माध्यम से करना पड़ेगा। तो L1 ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसमें हमें आदित्य L1 को ट्रांसफ़र करना, तो वो कुछ एक्टिविटी आज या कल में होने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो देखो, पहली चीज़ तो हमें समझना है कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आदित्य L1 मिशन है, इस आदित्य L1 मिशन को कैसे इसके बारे में थोड़ा से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है। ये बेसिकली पहले आदित्य-1 था, फिर इसका L1 नाम रखा गया बिकॉज लैग्रेंज पॉइंट जो L1 है वहाँ पे इसको रखा जाएगा। और ये सोलर कोरोना जो सूरज है उसका जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जिसे कोरोना बोलता है, उसको ये ऑब्जर्व करेगा। एंड इसमें कई प्रकार के पेलोड्स भी हैं जो कि जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, जो कि जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, कोरोना, उसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये सब चीज़ें, फिर सोलर विंड्स को ऑब्जर्व करना, ये आदित्य L1 मिशन के कुछ एम्स हैं। ऐसे बहुत प्रकार के पेलोड्स भी हैं, जैसे सूट, VS, ये अलग अलग है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो सबके अपने अपने काम भी हैं। जैसे मान लो पेलोड्स के बारे में पूछ लिया तो विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफिक है, तो कोरोना मतलब बाहरी जो लेयर है उसको ऑब्जर्व करना। फिर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर को ऑब्जर्व करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलेक्स बोलेंगे, तो सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सन एज अ स्टार के रूप में ऑब्जर्व ये करेगा। फिर ऐसे ही HEL1OS करके है, ये भी सन को ऑब्जर्व करना एज ए स्टार के रूप में। फिर इसके बाद आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स करके है, सोलर विंड को ऑब्जर्व करेगा। प्लाज्मा एनालाइज पैगज फॉर आदित्य, ये भी सोलर विंड को ऑब्जर्व करेगा। फिर एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये डिफरेंट पेलोड्स है, मतलब पेलोड्स का मतलब जो इसके साथ चीज़ें भेजी गई हैं जो कि सूरज के बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। आजकल जो ट्रेंड है तो थोड़ा ये भी हमें रट के 2-4 आपको जाना चाहिए। फीचर्स कई बार पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे काम के बारे में पूछ लेंगे, तो 2-4 अगर हमें पता है कि अच्छा ये कोरोना ऑब्जर्व करेगा, या इट विल ऑब्जर्व सोलर विंड, इट विल ऑब्जर्व सन एज अ स्टार, तो कौन कौन से पेलोड्स करेंगे, तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। अब इसमें देखो दूसरा एक जो पॉइंट देख लेते हैं वो पहली चीज़ देखो इस सोलर विंड के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये आपका सूरज है, तो इसमें क्या है कि जो कई प्रकार के, जैसे मान लो कई जगह पे सन स्पॉट्स प्रेजेंट होता है। सन स्पॉट्स क्या होता है? सन स्पॉट्स बेसिकली ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर है वो लोअर साइड होता है सूरज के में देखा जाए। अब इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से कई बार एक्सप्लोजन्स भी होते हैं, और जब एक्सप्लोजन होते हैं तो उसमें कई चार्ज पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल जो सूरज से रिलीज होते हैं उसे ही हम सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो गीले कपड़े को आप अगर ऐसा झटको तो फिर पानी की बूंद अगर कोई सामने खड़ा उसके ऊपर जाएंगे। ऐसे ही जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत सारे ऐसे ये चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और ये आसपास बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तो अर्थ की बात करें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से हमें बचाने का काम हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये सोलर विंड हमारे अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कमेंट सेक्शन बताओ कि जो सोलर विंड है और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होता है तो उससे एक फेनोमेना ऑब्जर्व होता है, उसका ए से नाम स्टार्ट होता है। कमेंट सेक्शन बताओ उसका नाम क्या है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप हमारे पास आता है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो ये लड़का है, ये 2 लोग हैं, ठीक है। अब ये दोनों इसको अपनी तरफ खींच रही हैं। अब इसमें क्या है, ये अगर मान लो इनका फोर्स ज़्यादा है तो ये लड़का इधर चला जाएगा, इनका फोर्स ज़्यादा है, एक जो है इधर चला जाएगा। दोनों इक्वली मतलब फोर्स है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं, तो यहाँ पे ये एक जगह ही खड़े रहना, मतलब ये जितना तेज़ी से खींचा जा रहा है इनकी तरफ से और इनकी तरफ से जितना तेज़ी से खींचा जा रहा है उसमें अंतर नहीं है, तो ये एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। ऐसे ही मान लो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये आपका सूरज है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है जो इसको मूव करेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये L1 है, ये दोनों के बीच के जैसे लगभग 15 मिलियन के आसपास डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बीच में सूरज है अर्थ, इसके बीच में L1 पॉइंट है। ये L1 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो सन का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, जैसे ये इधर को खींचा रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ईजिली जो भी सैटेलाइट है वो मूव कर सकती है, या जो भी आप कह सकते हैं स्पेसक्राफ्ट जो भी आपने देखा है। क्योंकि ना जैसे मान लो कि अगर मान लो सपोज करो ये कोई बहुत तेज़ी से इनके द्वारा खींचा जा रहा है, तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगा।
और ये अपने ये मान लो इसने बहुत तेज़ी से इधर खींचा, तो ये अपने आप को बैलेंस करना है तो थोड़ा फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों इक्वल हैं, एक जगह स्टेबल रहेगा, मतलब मूव ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप फ्यूल एफिशिएंसी भी रहती है और ईजिली चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडी सिस्टम जैसे सूरज और अर्थ का, वो ये जो भी लाइक द सन एंड द अर्थ प्रोड्यूस इनहैंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड दे कैन बी यूज्ड बाय द स्पेस क्राफ्टर टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से पुल जो है दोनों का वो एक प्रकार से बैलेंस हो जाना, अदरवाइज क्या होगा कि जिधर ज़्यादा होगा उधर की तरफ ही सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट मूव कर जाएगा। तो जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे लगभग 1 मिलियन माइल तक का डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा आप 1 मिलियन है शायद, है ना। L1 पॉइंट यहाँ लोकेटेड है, L2 पॉइंट यहाँ, L5 यहाँ, L4 यहाँ, L3 पॉइंट यहाँ, सूरज से अलग अलग ये पॉइंट्स लोकेटेड है, इन्हें हम लैग्रेंज पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा अभी हम ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नए, जो कि L1 पॉइंट तक के लिए होगा। अब प्रश्न देख लो आज का, स्टेट्स नॉट ओनली कनेक्ट टू सीज बट ऑल्सो कनेक्ट वेरियस इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। 10 नंबर पे लिखना है, कोई डाउट है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो फ़ोन है वो वहाँ पे है जहाँ मेरा स्टूडियो है, और संडे को आई विल मूव टू द प्लेस जो स्टूडियो है। ट्रैवल करना सब 800 किलोमीटर है, तो ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचना है। तो अभी तो नहीं, संडे को आई विल मूव, और फिर उसके बाद जो भी आपके रिप्लाई होंगे वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद देखो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, पहली चीज़ देख लो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज से शुरू हो रहा है। जो अभी सोच रहे हैं कि करेंगे तो इसको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लें। एग्रीकल्चर 28 क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उनको आप देख लें, फटाफट अपने नोट्स बनाते रहें, और जो भी वीडियोस देखें तो उसको ऐसा नहीं कि भगा भगा के देख रहे हैं, समय देते हुए, भले इधर उधर की बातें चल रही हैं बट आप समय देते हुए ही सब चीज़ें नोट करें, और नोट्स ज़रूर से बनाने। तो कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आप मात्र आप देखो ये प्राइस 7,999 है, पूरा पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। और साथ में अभी मैं देख लूँगा कि इसमें शायद 20% का ऑफ़र भी है, अगर होगा तो उसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में देखो, मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ये बार बार कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें हम लोग कोई सब्जेक्ट बैठ के नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि मैं आपको बैठ के कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हूँ। आप हमें जो हम लोग प्रोसीड करेंगे वो प्रोसीड रहेगा, जैसे मैं आपको सर्टेन टारगेट्स भी आपको दूंगा, किस किताब को पढ़ना है, कि कैसे पढ़ना है, PIQs को कैसे प्रैक्टिस करनी है, ट्रिक्स जो निकल कर आती हैं उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी, और सोर्सेज डिफाइंड रहेंगे, उस सोर्सेज के को लेकर हम काम करेंगे। तो एक आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा, आपको पता चले मुझे पॉलिटी भी पढ़ना है, फटाफट कोई किताब उठाई और रिवीजन हमने कर लिया। तो ऐसा मतलब जैसे मान लो मैंने एक किताब उठा लिया आज स्पेक्ट्रम की, और मैंने कहा कि चलो आज हम लोग स्पेक्ट्रम ख़त्म करेंगे, तो अब आपको टारगेट मिल गया मंडे को कि आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ख़त्म करनी है, ये चैप्टर तक आपको ख़त्म करना। मैंने स्पेक्ट्रम उठाई और फटाफट उसको हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो आपका रिवीजन भी होगा, आप ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी आपको क्या है कि पूरा किताब उठाई और उस किताब को उठा के बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो उसी में 4 महीने लग जाएंगे, तो ये तो नहीं, ये हम लोग ऐसे प्रोसीड इसमें नहीं करें। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जो जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, और ये ध्यान में आपको रखना। अभी जो लोग भी अभी उनका जो भी ओपिनियन हो कि उनको लगता है कि ठीक है कि आप लोग में से कि क्योंकि प्रीलिम्स उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बिल्कुल आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं जो भी है, लेकिन ये आपको श्योर करना है कि मेरा प्रीलिम्स ज़रूर से निकले, ये आपको श्योर करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको अपना जो भी आप लोग जिस भी क्राइटेरिया में देखते हैं वो देखना है। फिर इसमें CSET के बारे में भी हम लोग का अप्रोच कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है आप मुझे मेल करें, आपको आज रिवर्ट बैक सबको मेल हो जाएगा, ठीक है। वो जो फॉर्मेट है वो सबके लिए तैयार हो चुका है। तो ये सबको आपको ये बताने कि ये सब्जेक्ट्स आपने कहाँ से पढ़े हैं, अटेम्प्ट स्कोर GS और CSET में क्या रहा है, CSET आपका किस तरीके से वो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम का आज रिवर्ट बैक मेल हो जाएगा। 10 तारीख से पूरा चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने जैसे बोला कि उसमें आपको जो मैं कई किताबें उठाऊंगा वीक में, और उस वीक उसको भी हम रिवीजन शुरू कर देंगे। जैसे एंशिएंट इंडिया उठा ली और फटाफट उसका रिवाइज आपको कराना शुरू कर दिया, बैठ के फटाफट आप नोट करो, चीज़ों को रिवाइज करो, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो इससे रिवीजन भी आपका इम्प्रूव होगा, सब्जेक्ट के प्रति जो आपका नॉलेज है। बट एक बार आप पढ़ के रखो, अगर ऐसा नहीं मैं जीरो से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, हम रिवीजन भी करेंगे, हम टारगेट बेसिस पे प्रोसीड करेंगे। मैं टारगेट वीकली जो मिलेगा उसमें कंटेंट को भी रिवाइज करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ग्रेट बेनिफिट जो है वो होगा।
ठीक है, तो ये देखना है, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।